हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो विषय है वो है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग, जैसा कि हम जानते हैं, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था तो 90% लोग निरक्षर थे। और जब देश आज़ाद हुआ था तो पहले मुख्य जो मुद्दा था या जो मुख्य कार्य था वह ये कि हमारे देश की सरकार को रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध कराना था। लेकिन रोटी, कपड़ा और मकान से सिर्फ भविष्य नहीं बनता, बल्कि त्वरित की इच्छाएं पूरी होती हैं। त्वरित की इच्छाएं पूरी करने के लिए तो कोई नया देश, नया समाज या कोई कम्युनिटी बनती नहीं है। अगर हमें किसी कम्युनिटी, सोसाइटी और देश को बहुत आगे लेकर के जाना है, मेक श्योर कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अब जो कि हम एक जस्ट आज़ाद हुए देश थे, 200 साल भीषण गुलामी, 800 साल की लंबी गुलामी से निकले थे। हमारे पास ज़्यादा फंड नहीं थे। लेक टेक्निकली देखा जाए, हम आज़ाद हुए थे तो पूरा विश्व में देख रहा था कि देखते हैं ये इंडिया वाले बिना किसी सपोर्ट के काम कर सकते हैं या नहीं। तो बहुत विषम परिस्थितियों में हमने उस समय काम किया। और हम लोग बहुत लकी हैं कि उस समय जितने भी फ्रीडम फाइटर और पॉलिटिशियंस हमारे देश में रहे हैं, जिन्होंने देश की डेमोक्रेसी को स्थापित किया है और बहुत ही उच्च कोटि के नैतिक व्यक्ति रहे हैं सब, जिन्होंने एक बेसलेस कंट्री को बहुत बड़ा पीस दिया। और नो डाउट हमने उनको आंख बंद करके फॉलो भी किया, तो क्रेडिट इंडियन पीपल को भी जाता है। तो वही है, 1947 में देश आज़ाद हुआ। तो जैसे देश आज़ाद हुआ, देश को पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत थी ताकि देश का संविधान और देश की जो प्रक्रिया है वह कुछ समय तक प्रॉपर चल सके। पढ़े लिखे लोग उस समय वही थे जो लगभग इंटरमीडिएट और हायर लेवल पर थे। इसलिए पहला कानून देश में एजुकेशन का बना 1948 में, राधा कृष्णन आयोग। फिर जब उस पर काम हो गया तब सरकार ने माध्यमिक में काम किया। देखिए, हमारे यहाँ अपने देश में उल्टा चरण चला है। जैसे कि भारत में हायर से मिडिल, मिडिल से प्राइमरी में हम आए हैं, मतलब हायर से सेकेंडरी, सेकेंडरी से प्राइमरी में हम आए हैं। फिर मुदालियर आयोग बना, उसके बाद भी आगे का काम चल रहा था, लेकिन टेक्निकली दो अच्छी बॉडी हमारे देश में बन चुकी थी। एक थी राधा कृष्णन आयोग 1948, जो कि हायर एजुकेशन की थी, विश्वविद्यालय आयोग था। और दूसरा था माध्यमिक शिक्षा का आयोग। अच्छा, एक चीज और, इनको सशक्त करने के लिए सपोर्टिव संस्थाएं भी बनना शुरू हुई। जैसे माध्यमिक के लिए एनसीईआरटी, एससीईआरटी बन गई, हायर के लिए यूजीसी बन गई। अब 1947 से 64, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब अगर बात किया जाए 1947 से लेकर के 64, तो ये लगभग जो ये टेन्योर है, ये लगभग नहीं, 17 साल तक, 17 ईयर्स का है। तो 17 साल देश को आज़ाद हुए हो गया था। इन 17 साल में देश ने दो महत्वपूर्ण काम किए। पहला, हायर एजुकेशन पर काम किया और दूसरा माध्यमिक में काम किया। देखिए, हायर का हो गया एक, ठीक, और दूसरा जो हो गया वो कौन सा हो गया, मिडिल का। हायर का जो हुआ वो कब, कितना हुआ, 1948। और अगर मिडिल की बात की जाए तो ये वही 1952 के आसपास, यानी मुदालियात आयोग। ठीक है, तो वही है कि पहला हायर एजुकेशन पे काम हुआ और दूसरा माध्यमिक में काम किया। और इन दोनों को सशक्त करने के लिए दूसरी भी सशक्त बॉडीज बनाई, जैसे हायर को सशक्त करने के लिए यूजीसी और माध्यमिक को के लिए एनसीईआरटी वगैरह बना। तो लगभग एक आधार देश को मिल गया था इन 17 सालों में। और लेकिन बस बात यही थी कि देश को आधार जो मिला था, ये वह उस वर्ग और पीढ़ी का था जो ऑलरेडी आज़ादी से पहले शिक्षा में इनरोल थी और लगभग पढ़ाई कर ही रही थी।
लगभग ये वो लोग थे जो हाई स्कूल, इंटर तक पहुँच के मतलब कंडीशन ऐसी नहीं थी कि पारिवारिक और सामाजिक की ये हायर तक चले जाएँ। यानी अगर इंटरमीडिएट तक भी है तो भी देश का काम कर सकने लायक हो सकते थे। अच्छा, 70 साल में देश ने उन लोगों के अकॉर्डिंग काम किया, जो ऑलरेडी देश में पढ़े-लिखे वर्ग में आते थे। शिक्षा में एनरोल थे और शिक्षा को लेकर लगभग सभी चीज़ें अफ़ोर्ड कर सकते। एक मानसिकता वग़ैरह उनकी बनी हुई थी। बस हुआ क्या कि जब ये सारी चीज़ अच्छे से बन गई, तो देखिए 70 साल से में एस्टेब्लिशमेंट लगभग प्रॉपर हो चुका था। आपको एक चीज़ और ध्यान देनी चाहिए कि हमारे देश के लिए यूजीसी की संस्था बनने से जितना भी बौद्धिक वर्ग था, वो थोड़ा-सा एक्टिव हुआ था और शिक्षा को लेकर बहुत डिवोटेड भी था। उस समय हमारे शिक्षा मंत्री तत्कालीन बहुत अच्छे-अच्छे हुए थे। ये 1960 के आस-पास की बात है। अब आप लोग गेस कीजिएगा 1960 के आस-पास की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1960 के आस-पास भारत सरकार ने एक ज़िम्मेदारी दी थी। किसको? इन्हीं यूजीसी के अध्यक्ष थे इस समय। या फिर कह सकते हैं कि देश के इंटेलेक्चुअल लोगों को जो शिक्षा में कार्यरत थे, अनुभवी थे, लंबे समय तक काम कर रहे थे, उनको कहा था कि हमारा देश आज़ाद हो चुका है, लगभग आधारभूत चीज़ों पे हमने काम भी कर लिया है। अब समय आ गया है कि हम देश की एक शिक्षा नीति पर काम करें, यानी कि अब कहीं न कहीं एक पॉलिसी बनाने की बात की जाने लगी। देखिए, लेकिन अब यहीं पर बात अब समझने वाली है। देखिए, एक शिक्षा नीति भाई 16-17 साल बाद सुबह-सुबह पैदा हुए देश में बनाना, पूरे देश को ध्यान में रखते हुए, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक, मतलब इधर पश्चिम भारत से लेकर पूर्वी भारत तक, मतलब बहुत बड़ा टास्क है ये। तो 2-3 साल तो लगना ही है। पहले तो एक कॉन्सेप्ट ही बनने में 2 साल लगेंगे। पहले कॉन्सेप्ट सरकार ने जितने भी उस समय बुद्धिजीवी वर्ग के थे, जो यूजीसी में थे, हायर एजुकेशन में थे, प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे, या जो भी एक्सपीरियंस अदर सेक्टर की जो लॉबी थी, उन सबसे डिस्कशन किया। एक पैनल डिस्कशन करवाया कि देश को एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम हमें देना है। अभी प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम देश के पास नहीं है। अभी तो हम उन्हीं लोगों का यूज़ कर रहे हैं जो ऑलरेडी पहले से शिक्षा में एनरोल थे। लेकिन हमारा टास्क इन्हीं को आगे बढ़ाना नहीं है। हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क है कि हम नई ब्रीड को अच्छे से तैयार कर सकें, क्योंकि हमें एक अच्छा देश बनाना है। और नई ब्रीड को हम तैयार कैसे करेंगे? जब ब्रीड प्राइमरी शिक्षा में, प्राइमरी से मिडिल एजुकेशन में, मिडिल से हायर एजुकेशन में जाएगी। देखिए, जब तक न्यू एडमिशन में नहीं होंगे तब तक नई ब्रीड बनेगी कैसे? यानी एडमिशन कंपल्सरी, एडमिशन होनी चाहिए। अच्छा, तो अब क्या हुआ, एडमिशन ले चुके लोगों के लिए तो संस्थाएँ बन चुकी थी, बॉडी बन चुकी थी, लेकिन हमें नया एडमिशन भी तो कराना है। अब कोई पैदा होते ही हाई स्कूल में थोड़ी ना जाएगा, ना पैदा होते ग्रेजुएशन में थोड़ी ना चला जाएगा। पैदा होगा तो पहले प्री प्राइमरी में जाएगा, फिर प्राइमरी में जाएगा, फिर जूनियर में जाएगा, फिर सेकेंडरी, फिर सीनियर सेकेंडरी, फिर कहीं जाके आगे ग्रेजुएशन में जाएगा। तो 1960 के आसपास की बात है। अब देखिए कोठारी कमीशन की भूमिका बन रही है। आप लोग लिंक करिएगा चीज़ों को। 1960 के आसपास एक सभा हुई थी, देश में पैनल बना था, जिसमें प्रधानमंत्री जी और जितने भी देश के बुद्धिजीवी अनुभवी वर्ग थे, उन्होंने बैठ के डिसाइड किया कि अब हमें एक ऐसे देश में शैक्षिक पॉलिसी बनानी है जिसमें बच्चों की न्यू एडमिशन होना शुरू हो जाए। मतलब बच्चे स्कूल आए, प्राइमरी एजुकेशन अच्छी लें, सेकेंडरी एजुकेशन अच्छी लें और ग्रेजुएशन लेवल तक जाएं। मतलब शिक्षा लें, शिक्षित हों, डिग्री लें और समाज में कंट्रीब्यूशन कर सकें। जब तक हम अपनी शिक्षा और डिग्री का समाज में कंट्रीब्यूशन नहीं करते, देश आगे बढ़ता नहीं है। इसीलिए तो कहा है कि वही देश अच्छा है जहाँ रोजगार है, वो देश बिल्कुल अच्छा नहीं है जहाँ पे रोजगार के साधन ही उपलब्ध नहीं है। या तो मतलब सरकार में समस्या है या देश में समस्या है। तो 1960 पर इस चीज़ पर बात हुई और पैनल एग्री हुआ कि हाँ, एक नेशनल इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन पॉलिसी को बनाने की ज़रूरत है। पॉलिसी बनने के लिए बड़ी भूमिका की ज़रूरत होती है।
पॉलिसी मतलब है इसको हमें लागू करना है संवैधानिक नियमों के तहत देश के सभी जनता की भावनाओं को समझते हुए कि ये हमारी ही देश में नहीं पूरे विश्व में है कि जब भी कोई भी सरकार कुछ भी लागू करती है तो उसके प्रो उसकी चीज़ों को रिपोर्ट पढ़ने से पहले ही आलोचना शुरू हो जाती है। कोई भी चीज़ हो लागू होने से पहले ही आई नहीं कि उसकी आलोचना पहले से ही शुरू हो गई। ये फैक्ट है। तो इसके लिए नीतियाँ इम्प्लीमेंट करने से पहले सरकार पहले बहुत भूमिका बनाती है। अच्छा फिर क्या हुआ? अच्छा पैनल तो एग्री हो गया करने के लिए। अब हुआ ये कि अब आते हैं दौलत कोठारी सिंह जी, यानी डीएस कोठारी। डीएस कोठारी ये कौन है? अब आप लोग कहेंगे कोठारी कमीशन के आयोग के अध्यक्ष, नहीं ऐसा नहीं। ये उस समय की बात है कि ये थे यूजीसी के चेयरमैन, इस समय प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दौलत कोठारी सिंह जी थे। उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप जो है इस पर एक नीति तैयार करने का एक पूरा मतलब एक खाका खींचिए कि क्या है क्या नहीं। तो उन्होंने 100 दिनों तक पूरे भारत का शिक्षा के क्षेत्र में मुआयना किया। प्राइमरी है, सेकेंडरी है, डिग्री कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटी हो गई, मतलब हर जगह पर गए और 100 दिनों तक अच्छे से काम किया। या कह सकते हैं कि उन्होंने एक अच्छा सर्वे किया। एजुकेशन में रिसर्च में पढ़ते हैं होंगे आप लोग, सर्वे एनालिसिस। तो वही उन्होंने एक तरीके से सर्वे किया और सर्वे में उन्होंने 2-3 चीज़ ऑब्जर्व की। क्या? पहला चीज़ तो ये हुई कि उन्होंने ऑब्जर्व की कि भारत विविधताओं का देश है। विविधता भाषा में है, विविधता संस्कृति में है, विविधता सामाजिक मुद्दों पर है, विविधता आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से है। अच्छा एक मिनट, आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से आप लोग समझ रहे हैं क्या चीज़ है? आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य का मतलब ये हुआ जैसे कि दक्षिण भारत है, कुछ क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य है, उत्तर भारत वैष्णव संप्रदाय से है, जम्मू कश्मीर अलग ये है, गुजरात में अगर हम देखें वहाँ पर पूरा बिजनेस सेक्टर है, महाराष्ट्र में भी वही सेक्टर है। जहाँ तक हम कहें कि हर 40 किलोमीटर पर विविधता बदल रही है, डाइवर्सिटी आ रही है। तो वहाँ पर इंटीग्रेटेड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन सिस्टम को बनाना बहुत बड़ा टास्क था। कोई साधारण बात नहीं है। हम तो बड़े आराम से किताब में 4-5 पेज का एक लेसन है, चैप्टर है कोठारी कमीशन, हम पढ़ लिए, घंटे की क्लास है, हम देख लिए, हो गया। लेकिन किसी व्यक्ति ने सोचिए इसमें कितने दिन दिए हैं, कितनी मेहनत खपाई है। ये भी कहा जाता है इन्होंने कम से कम 9,000 लोगों पर पूरा रिसर्च किया था, उनसे जो सर्वे किया, जो उनका इनका इंटरव्यू लिया था, मतलब 9,000 लोगों का कहा जाता है उन्होंने वो इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, उसको दोबारा भी सुना। तब जाके कहीं न कहीं उन्होंने बाद में रिपोर्ट तैयार की थी। तो 100 दिन जब उन्होंने जो डीप सर्वे किया, डीप एनालिसिस किया और उन्होंने डाइवर्सिटी को समझा और उस डाइवर्सिटी को समझते हुए आप देखिए कोठारी कमीशन में 3 चीज़ें हमें मिलती हैं। 3 चीज़ें जो बहुत बेसिक हैं, इम्पोर्टेंट है इस आयोग की। क्या? ये कोठारी जी की 100 दिनों की ही मेहनत का परिणाम है। क्या? कि पहला जो है त्रिभाषा सूत्र, हम सब जानते हैं। दूसरा, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से समानता का भाव जगाना। ठीक है? और फिर उन्होंने मूल्य निर्माण की भी बात कही थी कोठारी जी ने। क्योंकि जब विविधता होती है किसी भी समाज में वहाँ मूल्य स्थापना करना शिक्षा के माध्यम से सबसे ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो लोग एक दूसरे को मार काट के मर जाएं। हम सब डाइवर्सिटी के साथ इसीलिए अच्छे से जी पा रहे हैं क्योंकि कोठारी कमीशन ने हमें इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट दिया है शिक्षा के माध्यम से, जिसमें हम एक दूसरे की कल्चर, संस्कृत, सामाजिकता और रिलेशन का सम्मान करते हैं। ठीक है? अच्छा, अब आइए हम आगे देखते हैं इसमें क्या। इतनी बात तो ये हो गई इसकी भूमिका। अब थोड़ा-सा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे एक नज़र डालते हैं क्या है। देखिए कोठारी आयोग, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी। देखिए, ये जो है ना एक तरीके से जो फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसे आप समझिए, इसके की पॉइंट हैं ये सब। इसको आप चाहे कोई सब्जेक्टिव पेपर हो या कोई एनालिटिकल पेपर हो, कोई भी कॉन्सेप्चुअल हो, कोई भी चीज़, तो उसमें आप ये सब चीज़ें इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका गठन कब हुआ था इस आयोग के? इस आयोग का गठन हुआ था 14 जुलाई 1964 को। इसकी रिपोर्ट कब आई थी? उसकी रिपोर्ट आई थी 29 जून 1966 को। अच्छा एक चीज़ और, इसको चाहे आप लोग रिपोर्ट कहिए या सुझाव कहिए,
दोनों एक ही चीज। अच्छा, एक चीज इधर देखिए, ये है सचिव जेपी नायक। इसके जो सचिव थे कौन थे? जेपी नायक। कभी कभी किसी किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेता है कि इसके सेक्रेटरी कौन है, तो वो थे जेपी नायक। अब ये दो चीजें क्या है? ये दो चीजें ये हैं कि कोठारी आयोग में जो इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी वो 3 खंडों में विभाजित थी। पहला जो खंड था वो था 1 से लेकर 6 तक। पहला जो खंड था 1 से लेकर 6 तक का खंड था, पार्ट में डिवाइड था। तो 1 से 6 तक का जो ये पार्ट था ये था जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल रिकंस्ट्रक्शन। यानी जो भी नॉर्मली जो सिविल सब इन्होंने चीजें कवर की थी, जो भी इन्होंने सब पूरा समझा था, वो सब इन्होंने इसमें पूरा सबमिट किया। अब आप ये समझिएगा, 1 से 6 तक का जो ये चैप्टर है यही कम से कम 300 प्लस पेज का है। तो अब आप समझिए, जब यही एक पार्ट का एक ये सब पार्ट ही 300 प्लस पेज का है तो पूरी रिपोर्ट कितने पेज की? ठीक। अच्छा, एक पार्ट ये हो गया। एक इसका दूसरा पार्ट, यानी कि दूसरा वो है 7 से 17 भाग में। उसमें क्या है, उन्होंने डिफरेंट स्टेजेज एंड सेक्टर्स ऑफ एजुकेशन की बात की, चाहे प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी, हायर तक, ये सब उन्होंने पूरा उसमें कवर किया। तीसरा जो इसका भाग है, तीसरा खंड, वो है 18 से 19 तक। इसमें उन्होंने क्या किया, इसमें उन्होंने प्रॉब्लम्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की बात की। प्रॉब्लम्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या है? ये आयोग बना रहे हैं, आयोग बना, रिपोर्ट आई, उसमें उन्होंने कुछ सुझाव दिए, सिफारिशें दी, ठीक है। उस चीज को लागू करने की बात है। जब लागू करने की बात है तो जब लागू करने में जो भी समस्याएं, जो भी दिक्कतें आएंगी, वो चीजें एक संभावित रूप से उन्होंने इस खंड के अंतर्गत रखी। तो ये वही है कि इसमें 3 खंड की बात हो गई। अब नेक्स्ट आते हैं, इसमें देखिए 17 सदस्य थे। 17 सदस्य में इसमें 6 सदस्य जो थे वो यूएस यानी अमेरिका, उधर यूके, जापान, रूस और फ्रांस से भी माने जाते हैं। तो ये 17 सदस्य, और इसके अलावा जो सदस्य थे 11, वो भारतीय सदस्य थे। यानी 11 जो थे वो कौन से थे? इंडियन, इंडियन सदस्य थे। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं क्या इसके कार्य, इन्होंने क्या काम किया। देखिए, दो इनके बेसिक काम। पहला, इन्होंने भारतीय शिक्षा की समीक्षा की। भाई पूरे भारत देश में घूमकर इन्होंने जाना कहाँ पे कैसा क्या शिक्षा का स्तर है। दूसरा काम क्या किया? दूसरा काम, इन्होंने भारत सरकार को प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा हेतु सलाह दिया। यानी कि इसमें क्या क्या चीजें कमियां हैं, क्या क्या चीजें हम इनमें सुधार ला सकते हैं, इन सब चीजों से रिलेटेड उन्होंने भारत सरकार को सुझाव दिया। अब हम इनका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इनका? ऑब्जेक्टिव ये था, देश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाना। जैसा कि भारत जब आजाद हुआ था उस समय क्या था? इंटरमीडिएट या हायर लेवल तक ही था। देखिए, कोठारी आयोग ही पहला ऐसा शैक्षिक आयोग बना है जिसने स्वतंत्रता के बाद लगभग सभी स्तरों को कवर किया। चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे मिडिल हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे हायर हो, या ये कहें प्राइमरी से मास्टर्स तक। ये जो है हमारा आयोग, प्राइमरी से मास्टर्स तक का ये था। ठीक। और बहुत ज़्यादा इसमें ऐड कर लें तो इसमें इन्होंने फोर्ड के लिए भी इन्होंने कुछ सजेशन वगैरह दिए थे। तो पीएचडी को भी अगर हम लोग इसमें, मतलब शुरुआत से लेकर शिक्षा के उच्चतम स्तर तक इन्होंने इसमें सुझाव दिए थे। आप देखते हैं, इनका जो ऑब्जेक्टिव था ना कि ये देश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाना, तो शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए जो इन्होंने ये उद्देश्य निर्धारित किया, इसमें इन्होंने कहा कि शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर कम से कम कितने, कम से कम 5 उद्देश्य निर्धारित होने चाहिए। 5 उद्देश्य इसमें निर्धारित ही होने चाहिए। पहला पहला इन्होंने ये कहा कि शिक्षा को उत्पादन से जोड़ना। यानी उत्पादन से मतलब कि जो भी शिक्षा हम प्रोवाइड करें, एजुकेशन प्रोवाइड करें, प्रोडक्टिविटी बेस्ड। दूसरा, शिक्षा को जो आधार है वो प्रजातांत्रिक होना चाहिए। यानी उसमें सभी की जन भावनाएं सम्मिलित हों।
शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय एकता का विकास किया जाना चाहिए। शिक्षा के द्वारा शिक्षा के द्वारा मानवीय मूल्यों को बढ़ावा जाए। मानवीय मूल्यों को बढ़ाने से तात्पर्य ये है कि ऐसे मूल्य लोगों में विकसित किए जाएं जो आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हो। आधारभूत आवश्यकता। ठीक। अब अच्छा, शिक्षा के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक नैतिक और चारित्रिक विकास है। ये इन्होंने 5 कम से कम जो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव थे ये इन्होंने निर्धारित किए। अब देखते हैं दूसरी चीज इन्होंने क्या किया, इन्होंने एजुकेशनल स्ट्रक्चर बताया। स्ट्रक्चर में इन्होंने क्या किया, स्ट्रक्चर में इन्होंने 10+2+3 की संरचना बताई। 10+2+3 क्या, ये क्या है, ये 10 12 13 नहीं है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने ये देखिए, इन्होंने कहा कि सामान्य शिक्षा जो हम प्रदान करेंगे वो बेसिकली हम शुरुआती के 10 ईयर में करेंगे। हायर सेकेंडरी की इन्होंने बात की, हायर सेकेंडरी इन्होंने कहा कि 2 वर्ष में होना चाहिए, और डिग्री या ग्रेजुएशन लेवल पर जो भी है वो 3 वर्ष का प्रोग्राम होने चाहिए। एक चीज और इसमें ध्यान देने योग्य है कि विद्यालय में प्रवेश की न्यूनतम आयु इन्होंने 6 वर्ष निर्धारित की। यानी कि विद्यालय में जो प्रवेश की जो आयु रहेगी वो 6 वर्ष रहेगी। इसके अलावा जो इन्होंने अदर स्ट्रक्चर जो बताए बेसिक के, वो जैसे कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा 1 से 3 वर्ष में होनी चाहिए, प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो 4 से 5 वर्ष में, और अगर अपर प्राइमरी की बात करें 2 से 3 वर्ष में। इस टाइप से इन्होंने कैटेगराइजेशन किया। एक तो ये इनके आयोग का इसका सबसे ये कहें कि इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये 10+2 शिक्षा समझना। वो यही अब NEP 2020 में क्या हो गया है, 5+3+3+4 का हो। ओके, देखते हैं आगे क्या हुआ। हाँ, एक तो देखिए, एक तो इनका हो गया, ये एजुकेशनल स्ट्रक्चर दे दिया इन्होंने। उसके अलावा उन्होंने ऑब्जेक्टिव देखिए बताए, 5 कम से कम इसमें ऑब्जेक्टिव इन्होंने बताया। दूसरा इन्होंने एजुकेशनल स्ट्रक्चर दे दिया। तीसरा तीसरा जो इनका मेन की कॉन्सेप्ट है वो है 3 लैंग्वेज फार्मूला, त्रिभाषा सूत्र। अभी त्रिभाषा सूत्र क्या है, त्रिभाषा सूत्र से ये है इनका तात्पर्य, इन्होंने ये कहा कि जो त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत, यानी कि नाम से ये स्पष्ट है कि त्रिभाषा यानी कि 3 भाषाओं को सम्मिलित करने की इन्होंने बात कही थी कि शिक्षण कार्य के दौरान हमेशा त्रिभाषा सूत्र का अनुपालन किया जाना चाहिए। 3 भाषा, तो 3 भाषाओं में पहली भाषा इन्होंने तो कही इंडियन नेटिव लैंग्वेज, यानी हम हिंदी को ही देंगे स्थान। दूसरी इन्होंने क्या कहा, दूसरी इन्होंने भाषा कहा क्षेत्रीय भाषा कहा, जैसे कि कोई मणिपुर या केरल या तमिलनाडु या उन सब जैसे क्षेत्रों से है, तो वहाँ पर भाई हिंदी की उतनी बहुभाषिकता नहीं है, लेकिन वहाँ पे तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है, इन सब भाषाओं का जो है वहाँ पे अधिकता है। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि एक क्षेत्रीय भाषा को भी हमें स्थान देना चाहिए। इसके अलावा एक इन्होंने फिक्स लैंग्वेज बताई, वो थी कौन सी, इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये था इनका 3 लैंग्वेज फार्मूला। पहला, इन्होंने एक हिंदी लैंग्वेज को बताया जो कि हमारी मातृभाषा है। दूसरा, इन्होंने क्षेत्रीय भाषा की बात कही, और तीसरा इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज की बात कही। तो ये था इनका 3 लैंग्वेज फार्मूला। इसके अलावा भी इन्होंने कुछ सिफारिशें की थी, जैसे कि इन्होंने कहा था कि 25% वोकेशनल स्कूल खोले जाएं, और सबसे एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा था कि GDP का 6% शिक्षा में निवेश किया जाना चाहिए, यानी जो भी भारत की GDP होगी उसका 6% शिक्षा में निवेश किया जाना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने सह शिक्षा का समर्थन भी किया था, को करिकुलम, और बालक और बालिका दोनों के लिए इन्होंने विज्ञान विषय की बात कही थी कि दोनों के लिए हमें साइंस सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहिए।
एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, देखिए ये तो हो गया इनका कोठारी आयोग का पूरा ओवरव्यू कि इसमें क्या-क्या इसमें मेन चीज़ें थी। अब हमने इतना सब तो अच्छा पढ़ लिया कि हाँ, इसमें त्रिभाषा सूत्र भी है, इन्होंने एजुकेशनल स्ट्रक्चर भी दिया 10+2+3 का और ऑब्जेक्टिव वगैरह भी बताए, ठीक है, अच्छी बात है, इन्होंने सब कुछ किया। हर आदमी 100% परफेक्शन के साथ तो होता नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इस आयोग में भी कुछ कमियाँ रही होंगी। तो इस आयोग की जो सबसे मेन कमी जो निकल कर आती है, वो इनमें कमी पता क्या थी? वो ये कमी थी, कमी ये थी कि इन्होंने लगभग देखिए हर क्षेत्र को कवर कर लिया था, लेकिन इन्होंने कानून यानी कि लॉ फील्ड और लॉ और मेडिकल इस एजुकेशन को लेकर इन्होंने अपने इस आयोग में इस रिपोर्ट में कोई भी प्रावधान नहीं किया था। माने कि इन्होंने इनका जो एक जिस आयोग का जो दोष निकल कर आया है, इन्होंने लॉ और मेडिकल के फील्ड को लेकर कोई भी कमिटमेंट नहीं की थी। तो ये था हमारा एक ओवरव्यू कोठारी आयोग का। एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसा कि इसका दूसरा नाम है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, इसके अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी सिंह जी। 14 जुलाई 1964 को इसका गठन हुआ था और 66 में इसकी रिपोर्ट आई थी। 3 खंड में ये विभाजित है और 17 सदस्य हैं इसमें, जिसके सेक्रेटरी कौन थे? जेपी नायक। साथ इन्होंने 2 प्रमुख कार्य बताए थे, भारतीय शिक्षा की समीक्षा और दूसरा भारत सरकार को प्राथमिक से उच्च शिक्षा हेतु इन्होंने सलाह देने की। ऑब्जेक्टिव इन्होंने शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की बात कही थी। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि 5 कम से कम उद्देश्य निर्धारित होने चाहिए प्रत्येक स्तर पर, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे मिडिल हो, चाहे सेकेंडरी, चाहे हायर, चाहे जो स्तर हो। उसमें इन्होंने क्या कहा था कि शिक्षा को हमें किससे प्रोडक्टिविटी से जोड़ना चाहिए। शिक्षा का आधार प्रजातांत्रिक होना चाहिए, यानी डेमोक्रेसी बेस होनी चाहिए। शिक्षा के द्वारा हमें राष्ट्रीय एकता का विकास किया जाना चाहिए। मानवीय मूल्यों को बढ़ावा दिया जानी चाहिए, मोरालिटी, जिसमें इन्होंने कहा था आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होने वाले मूल्यों को विकसित करना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक तथा चारित्रिक विकास किए जाने की इन्होंने बात की थी। इसके बाद इन्होंने एजुकेशनल स्ट्रक्चर दिया था कि 10+2+3 की इन्होंने शिक्षा संरचना दी थी। इसके अलावा इन्होंने इनका जो बेसिक है 3 लैंग्वेज फार्मूला, एक इन्होंने जिसमें हिंदी भाषा, एक क्षेत्रीय भाषा और एक इंग्लिश लैंग्वेज की इन्होंने बात की थी। इसके अलावा भी इन्होंने कुछ सिफारिशें दी थी, जैसे 25% वोकेशनल स्कूल खोले जाएँ, जीडीपी का 6% जो है शिक्षा में निवेश किया जाए, को करिकुलम और सह शिक्षा का भी इन्होंने समर्थन किया। सह शिक्षा मतलब को एजुकेशन। कॉमन स्कूल सिस्टम यानी सामान्य स्कूल खोलने की बात की थी। और इन्होंने एक चीज़ और हाँ, रह गई, देखिए एग्रीकल्चर स्कूल एग्रीकल्चर स्कूल एग्रीकल्चर स्कूल एग्रीकल्चर स्कूल और इसके अलावा इन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी खोलने का इन्होंने समर्थन किया था। सब चीज़ें इनमें अच्छी थी, सिर्फ दोष निकल कर यही आया था, इनका दोष ये निकल के आया था, इन्होंने लॉ और मेडिकल के फील्ड में कोई भी कमिटमेंट नहीं की। तो ये था दोस्तों हमारा आज का जो टॉपिक था, कोठारी आयोग, जो कि आज पूरा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।